विधानसभा के चक्कर में लटकी गांव की सरकार। जी हां, यह हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे वो फिलहाल नहीं हो रहे हैं। और कल की अगर हम बात करते हैं यानी कि 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन अब जब चुनाव नहीं हो रहे तो क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल है मेरा कि ये पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं कि मतदाता सूची जो है वो तैयार नहीं हुई है जी। और यही प्रमुख वजह है। और कई बार ऐसा हुआ है कि पंचायत चुनाव में देरी हुई है विभिन्न कारणों से। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि जो ग्राम प्रधान हैं, तो फिलहाल एग्जिस्टिंग जो ग्राम प्रधान हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी जब तक अगला चुनाव नहीं होता है। जी जी। तो अगले चुनाव के बारे में तो मैं आऊंगी ही, लेकिन उस बीच क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और 2027 के शुरुआत में ही जो है ये चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, ये फिलहाल कब हो सकते हैं? क्योंकि पहले मामला अटक रहा था कि भाई ओबीसी आयोग नहीं बना, अब ओबीसी आयोग का गठन हो गया। अब ओबीसी आयोग अपनी जिस चाल से काम करेगा उस चाल से करेगा। फिर एक मसला था कि वोटर लिस्ट की बात कही जा रही थी, सीमांकन की बात कही जा रही थी। अब ये तमाम चीजें तभी होंगी जब ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो ये वजह भी एक बड़ी वजह है और इसको टालने के पीछे क्या ये भी माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए उससे 2-3 महीने 4 महीने पहले किसी भी तरीके से पंचायत चुनाव कराने के फेवर में सरकार नहीं है। थोड़ा सा मैं इस पर जानना चाहूंगी, डिस्कशन करना चाहूंगी आपसे। देखिए, अगर जो राजनीतिक रूप से ये चर्चाएं हो रही हैं कि ये चुनाव सरकार जो है तुरंत विधानसभा चुनाव के पहले नहीं कराना चाहती है, तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो पंचायत चुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है उसी की विजय होती है और जो ग्राम स्तर पे भी जो लोग जो है वो उसी सरकार को चुनते हैं, उसी दल को, राजनीतिक दल को चुनते हैं जिसकी राज्य में सत्ता होती है। तो ये एकदम निराधार है कि किसी क्या संदेश जाएगा, क्या राजनीतिक संदेश जाएगा इस वजह से। लेकिन जो आपने बात कही कि ओबीसी आयोग के गठन के बाद जिस तरीके से उनके जो है प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, उसके अलावा जो एक जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, उसको तैयारी में जो देरी हो रही है, क्योंकि एसआईआर के बाद जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए या जो संसदीय चुनाव के लिए जो सूची बनी वो ज्यादा आप कहें शुद्ध है। तो वैसे में उसी प्रकार की शुद्धता पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में होनी चाहिए। जो डुप्लीकेशंस होते थे, जो फेक वोटर्स होते थे, जो अन्य प्रकार के जो आप कहें कि जो भ्रांतियां थी, जो कमियां थी उस सूची में, उसको सरकार कोशिश कर रही है कि शुद्ध किया जाए। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए और जो है संसदीय चुनाव के लिए जो मतदाता सूची बनाई, वो उसकी शुद्धता पे उन्होंने ध्यान किया। एसआईआर उत्तर प्रदेश में एक बड़े लंबे समय तक चला और एक एक व्यक्ति को ये अवसर दिया गया कि वो सिद्ध करे कि वो कहाँ पे अपना मतदान चाहता है, किस प्रकार से चाहता है। वो अगर तमाम तरीके की जो एक प्रश्न भी खड़ा किया जाने लगा कि जो है एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में जो है वो उस पे छेड़खानी हो रही है, उन तब सभी आरोपों को खारिज करते हुए, सभी राजनीतिक दलों के ऑब्जेक्शंस को सुनते हुए एक शुद्ध मतदाता सूची उत्तर प्रदेश में तैयार हुई है। और इसकी वजह से तमाम जो विपक्षी दलों के, राजनीतिक दलों के आरोप थे वो निराधार साबित हुए। ऐसे में सरकार ये नहीं चाहती है कि पंचायती चुनाव में ऐसी सूची जारी की जाए जिसकी सरकार का जो चुनाव आयोग है, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो आयोग है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जो उत्तर प्रदेश के, कि एक जो पंचायती राज के लिए अलग सूची बननी है वो भी शुद्ध होनी चाहिए और वो भी पारदर्शी तरीके से तैयार होनी चाहिए। ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अड़चन है
पंचायत चुनाव कराने में जो विलंब हो रहा है। जी, अब थोड़ा ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये काम जिनकी वजह से डीले हो रही है, सब चीजें जिनकी वजह से चुनाव जो है वो डीले हो रहा है, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो देरी हो रही है उनमें, ये काम पहले क्यों नहीं किए गए? क्या किसी तरह का संशय था? ओबीसी आयोग का गठन अब हो गया है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, अब कोर्ट तक पहुंचने के बाद ये तमाम चीजें होती हैं, तो ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया गया? ये थोड़ा मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी। क्या जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली कि जी भाई आगे निकल गई समाजवादी पार्टी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं संशय था कि भाई ग्राउंड पर थोड़ी चीजें हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएं? क्योंकि पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर एक चुनाव जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और निकाय चुनाव ये होते हैं, पंचायत चुनाव, इन्हें सेमीफाइनल कहा जाता है किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव से पहले। नहीं, देखिए, ये तमाम जो बातें कह रही हैं, ये तमाम बातें राजनीतिक दलों द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन मैंने जो देखा है और जो समझा है उसके अनुसार जो ये चुनाव भी हो जाते, लेकिन इसमें दो प्रमुख जो है अड़चने हुई, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव के लिए, जो संसदीय चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल रोल्स थे उसके शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें उन्होंने देरी की। और जो सूची चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश के पास, उन्होंने सूची जो तैयार की थी पंचायत चुनाव के लिए, उसमें काफी भिन्नता दिखाई दी, क्योंकि जिस प्रकार से आप कहें कि बहुत ही बारीकी से मतदाता सूची का पारदर्शी तरीके से, बहुत गहन तरीके से पुनरीक्षण किया गया एसआईआर में, वो संभव उसके पहले नहीं था, न पंचायत चुनाव के लिए, निकाय चुनाव के लिए, या विधानसभा चुनाव के लिए, या लोकसभा चुनाव के लिए। तो उस सूची के आने के बाद अगर किसी ऐसे सूची पे, मतदाता सूची की मैं बात कर रहा हूं, पंचायत चुनाव कराए जाते जिसमें जो मतदाताओं की संख्या उससे ज्यादा होती या कम होती, तो कई प्रकार के प्रश्न उठते कि यहाँ पे जो है वोटर्स घटाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो है मतदाता बढ़ाए जा रहे हैं, सत्ताधारी दल अपने पक्ष में काम करने के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे छेड़खानी मतदाता सूची के साथ कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ सरकार उससे बचना चाहती थी, पहली बात। दूसरी बात, जो ओबीसी आयोग के गठन की बात की गई कि किस प्रकार से जो कानूनी एक प्रक्रिया थी, उसमें दांव पेच में वो पूरा मुद्दा फंसा हुआ था कि पंचायतों में किस प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये दो प्रमुख बातें थी, और सरकार इस पे कोई जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहती। और जैसा मैंने पहले कहा, जहां तक एक राजनीतिक संदेश देने की बात है, वो ज्यादातर ऐसा देखा गया है, आप इतिहास, राजनीतिक इतिहास उठा के देख लें कि कभी भी चुनाव होते हैं पंचायत स्तर पे, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो पंचायत चुनाव में, जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनमें उनको ज्यादा मतदाता प्राथमिकता देते हैं और उनकी जीत ही होती है। तो एक वो जो माहौल बनाया जा रहा है, या एक ऐसी जो चर्चा चल रही है कि किसी भय से कि विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती थी, ये मुझे लगता है कि निराधार है। इसके पीछे दो प्रमुख तकनीकी कारण हैं जिसकी वजह से ये मतदाता सूची बनने में विलंब हुआ, और यही, और जो ओबीसी आयोग के गठन के बाद उनको प्रतिनिधित्व किस तरीके से दिया जाए, इसमें विलंब हुआ। यही वजह है कि सरकार ने अब ये घोषणा की है कि नहीं, अब इस चुनाव, इसको जो है नई सरकार के नेतृत्व में ये चुनाव जो है संपन्न कराया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव होंगे, उसी के बाद ये पंचायत चुनाव होंगे? हाँ जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इतनी जल्दी जो है एक शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना इतना आसान काम नहीं है। करीब 4 से 5 महीने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जो है राज्य में लगे, जिसमें 25 करोड़ लोग हैं, जो तमाम यूरोपीय देश की जनसंख्या इतनी नहीं है, कई देशों को मिला लें तब भी नहीं है। तो ऐसे में एक शुद्ध जो है पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उसके बाद किस प्रकार से इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो
कोई भी सरकार ऐसे में जब एक शुद्ध मतदाता सूची तैयार है जो पब्लिक डिस्प्ले पे है, उसके बाद ऐसा सूची जारी करके वो ठीक है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करते हैं जो सरकार से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर आरोप लगे कि नहीं उसके दबाव में ऐसा कार्य हुआ। तो ऐसे में ये शुद्ध सूची तैयार करने में जो भी समय लगे, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये हो पाना संभव है। जी अब ये जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। नहीं, इतने बड़े राज्य में जी अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि एक बड़ा फैसला लिया गया है, वैसे तो ये पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर की पंचायत चुनाव जो है वो अभी नहीं हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। 2021 में ये चुनाव हुए थे, 4 चरणों में मतदान हुआ था। उसके बाद मई में जो है पहली बैठक हुई थी 26-27 मई के आसपास, और 26 मई को ही जो है कार्यकाल पंचायतों का खत्म हो रहा है। अब आगे क्या? हाँ, देखिए, जो निर्णय लिया गया है कि पहले कई बार ऐसा हुआ है कि पंचायत चुनाव में देरी हुई है विभिन्न कारणों से, और लेकिन उसके बाद जो पंचायत की जो शक्तियां थी वो अधिकारियों के हाथ में चली जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा किया गया है कि नहीं, जो वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं उनके पास भी ये शक्तियां रहेंगी। तो ये अपने आप में बहुत ही लोकतांत्रिक निर्णय है कि अधिकारी अब ग्राम सभा नहीं चलाएंगे, या जो है तमाम जो ग्राम की समितियां उसको नहीं चलाएंगे, बल्कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही इसका संचालन करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है, मैं मानता हूं। इसकी थोड़ी सी रूपरेखा जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, प्रधान है, वही उन्हीं के पास प्रधानी रहेगी। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जब पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं, डिले होते हैं, तो जो वित्त शक्तियां होती हैं वो सरकारी अधिकारियों के पास चली जाती है। ऐसे में वित्त शक्तियां किसके पास रहेंगी? क्योंकि गांव में अब मान लीजिए कि अगर अगले साल चुनाव होना है, मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च में चुनाव होना है, तो तब तक जो है विकास कार्य रुके तो नहीं रह सकते हैं। गांव के अंदर छोटे छोटे काम भी होते हैं, वो भी कराने होते हैं, लेकिन हर जगह पैसे की जरूरत होती है। अब ये वित्त अधिकार किसके पास रहेंगे? नहीं, देखिए, अगर जो है संपूर्ण निर्णय लेना वो ग्राम प्रधान के हाथ में होगा, तो अधिकारी जो है निश्चित रूप से उससे प्रभावित होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो है उस ग्राम के विकास के लिए कोई काम जो है वो डिले कर सकते हैं, उसको देरी कर सकते हैं, उसको विलंब कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस निर्णय के पीछे यही कारण है कि जो शक्तियां हैं पूर्ण रूप से अधिकारियों के पास ना जाए, प्रशासनिक नौकरशाही के पास ना जाए। जो ग्राम प्रधान है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, जो लोगों के मतों से चुना गया है, जो लोगों के मत को जानता है, उसको ये शक्ति दी जाए। तो हाँ, मैं ये मानता हूं कि उस तरीके से बड़े स्तर पे जो ये कार्य जो है, निर्माण कार्य या जो विकास कार्य संपादित नहीं हो सकते, लेकिन जो आवश्यक जो विकास के कार्य हैं, मुझे लगता है कि प्रधान वो करा पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनके पास ये शक्ति है कि वो ग्राम प्रधान हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये निर्णय अपने आप में जो है अद्भुत है, क्योंकि ना पूरी शक्तियां जो है एकदम से ग्राम प्रधान और ग्राम सभा को दे दी गई, ना पूरी तरीके से अधिकारियों को ट्रांसफर कर दी गई। जी, इसमें एक राजस्थान मॉडल का भी जिक्र आ रहा था, राजस्थान मॉडल का जिक्र आ रहा था, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि प्रधानों की अध्यक्षता वाली समिति होगी, पंचायतों के संचालन का उनके पास अधिकार होगा, लेकिन वित्त अधिकार जो है वो सरकारी अधिकारियों के पास रहेंगे। एक ये व्यवस्था है। एक और व्यवस्था है कि पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और ग्राम पंचायत, इनकी समिति बनेगी। जो अभी चुनाव नहीं हो रहे तब तक ये समिति काम करेगी। तो इस तरह के मॉडल पर भी चर्चा हो रही थी। नहीं, देखिए, यहाँ पे हाँ निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल अपनाया गया उसमें ग्राम प्रधान को प्रमुख शक्तियां दी गई हैं, और अगर वो समिति का अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा उस समिति पे, या कोई भी अधिकारी उसके जो है मत को जो है एकदम से खारिज नहीं कर सकता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो 3 टियर पे की गई है उसमें महत्वपूर्ण बात है। हालांकि देखिए, अभी भी अगर एक व्यापक स्तर पे हम चर्चा करें तो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जो हमारे
स्थानीय निकाय है, तो वो, लेकिन वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन और वो पूरी तरीके से उनके अपने रिसोर्स के कोई साधन नहीं है, खासकर अगर हम ग्राम सभाओं की बात करें। नगर निकाय अभी थोड़ी धीरे धीरे जो है वो आप कहें कि वित्तीय रूप से स्वायत्त हो रहे हैं। उनको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और तमाम तरीके के जो कर लगाने के जो है हाउस टैक्स और सीवेज टैक्स और वो शक्तियां दी जा रही हैं। लेकिन अभी भी जो ग्राम स्तर पे जो ग्राम सभा है उसके पास ये वित्तीय शक्तियां नहीं है, तो वो राज्य सरकार पे वित्तीय सहायता के लिए निर्भर करती है। लेकिन जो एक आप कहें कि ये विस्तार किया गया है, ऐसे जो ग्राम प्रधान को या उसकी समिति को पूरी वित्तीय शक्तियां सरकार नहीं दे सकती, और इसीलिए एक बीच का रास्ता मुझे लगता है इस मॉडल में निकाला गया है कि जो आवश्यक कार्य हैं, नए कार्य भले न प्रारंभ हो सके, लेकिन जो आवश्यक कार्य हैं, जो जो निरंतर चलने वाले कार्य हैं, उसमें बाधा न उत्पन्न हो, और उसके अलावा नौकरशाही जो है इस व्यवस्था पे अत्यंत प्रभावी ना हो। तो ये ध्यान में रख के मुझे लगता है कि ये मॉडल अपनाया गया है। जी, ये मॉडल अपनाया गया है, अफसरशाही जो है वो ज्यादा हावी ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। लेकिन अब जिनके पास प्रधानी रहेगी वो तो जरूर प्रभावित होंगे सरकार से, और आने वाले विधानसभा में इसका फर्क भी दिखेगा। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से इसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस प्रकार से जो वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं उनको महत्ता दी गई है, तो इसका एक स्थानीय स्तर पे, गांव के स्तर पे, बूथ के स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर पुराने मॉडल को अपनाते हुए नौकरशाही के हाथ में चली जाती तो एक चर्चा का विषय बनता कि सरकार जो है जानबूझ के चुनाव नहीं करा रही है, और क्योंकि वो जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए जो ग्राम प्रधान हैं उनकी शक्तियां को छीन रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी एक राजनीतिक जो है पहल दिखाई देती है योगी आदित्यनाथ की, कि जो स्थानीय ग्रामीण स्तर पे लोग हैं और उनका जो नेतृत्व है उसको किस तरीके से अपने पक्ष में रखा जाए। जी, अब चलिए थोड़ा सा अब बात करते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी इस वक्त लखनऊ में हैं, 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अब वहां पर वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बातचीत हो रही है। किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित हो, इसको लेकर बातचीत की जा रही है, जो सूत्र बताते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं कि आरएसएस अभी से ही ग्राउंड पर उतर गई है? हाँ, देखिए 3 दिन के दौरे पे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, और मुझे लगता है कि जो आने वाला 2027 चुनाव है वो उसमें चाहे आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, स्थानीय नेतृत्व हो, राज्य का नेतृत्व हो, सभी ये किसी भी स्थिति में 2027 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। और आपको पता है कि एक आरएसएस की भूमिका जो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों से उनका संपर्क है, जो एक पैठ है आम जन के बीच में, उसकी बड़ी भूमिका होती है भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक जीत सुनिश्चित करने में। तो ऐसे में मुझे लगता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आरएसएस को साइलेंट किंग मेकर बोला जाता है कि किस प्रकार से वो उनके जो प्रचारक हैं, उनके जो स्वयंसेवक हैं, वो स्थानीय स्तर पे जो है उनकी विचारधारा को लेके, उनकी जो है सोच को लेके, भारत के बारे में उनकी दृष्टि को लेके वो लोगों तक जाते हैं, और एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस समय एक केंद्र में ही सत्ता नहीं बल्कि करीब 22 राज्यों और जो है एक जिसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार स्थापित करने में सफल रही है। कई बार ये भी चर्चा होती रही है कि 2024 में जो एक झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, उनका बहुत ही सक्रिय न रहना, इसको भी एक कारण के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में जब 8 महीने बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए, और उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 80 सीटें
जो है संसद में भेजने वाला प्रदेश है, राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल प्रदेश है, तो आरएसएस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मुझे लगता है, हालांकि जो नाम दिया गया है और जो हमेशा होता भी है कि स्थानीय कार्यकर्ता का जो वर्ग है, जो ट्रेनिंग है, उसके लिए वो आए हुए हैं, और ये हमेशा होता रहता है। पिछले साल ये गोरखपुर में हुआ था, तो ये उनकी मीटिंग्स लगती रहती हैं। लेकिन ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण चुनौती, राजनीतिक चुनौती का सामना करने जा रही है, खासकर तब जब विपक्षी जो हिंदू एकता है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एकता है, जो एक भारतीय दृष्टि है, उसको पीडीए के फॉर्मूले से उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, और उनको कुछ हद तक 2024 में सफलता मिली। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मोहन भागवत की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। जी, ये एक चीज सामने आ रही है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी 403 सीटों के ऊपर सक्रिय हैं। ऐसे में लगता है आपको कि बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है 2024 लोकसभा के रिजल्ट के बाद इस तरह से सक्रिय होना, जबकि ये भी साफ माना जा रहा है कि हो सकता है अखिलेश यादव इस बार अलायंस के साथ ना जाएं, अकेले लड़ें, तो ये एक चुनौती के तौर पर बीजेपी इसको देखती है। और आरएसएस क्योंकि साथ है, इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में भी है और कहीं ना कहीं दुविधा में भी है कि क्या होगा। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पे वो बिना कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए इस मैदान में, राजनीतिक मैदान में नहीं उतरने वाले। दूसरी बात कि 403 सीटों की बात वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2013 में, अमित शाह उस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव इंचार्ज थे, उन्होंने जो एक पन्ना प्रमुख की जो आप कहें कि उनकी बात की, जो विधानसभा स्तर पे नहीं, ग्राम स्तर पे नहीं, जो बूथ स्तर पे जो सक्रिय रहते हैं, और उस बूथ पे कितने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट हैं, उनका लेखा जोखा जो करते हैं, उन पन्ना प्रमुख के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर संगठन के रूप में या किस प्रकार से जो अपने पक्ष में मतदाताओं का मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है। लेकिन जो अगर आप जो पीडीए की बात है, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो एक फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी के पास, वो बिना कांग्रेस के समर्थन के, बिना कांग्रेस के सहयोग के, वो मुझे लगता है फॉर्मूला नहीं चलेगा। और जिसका उदाहरण है, अगर आप देखें कि 2019 का जो चुनाव था, उसमें पिछड़ा और दलित दोनों एक साथ आए थे, और कहा जा रहा था बुआ और बबुआ की जोड़ी अब जो है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया कर देगी। लेकिन उनको बुरी पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अर्थमेटिक केमिस्ट्री में नहीं बदल पाए। तो ऐसे में जो 2024 में था कि कांग्रेस ने जो दलित रहे या जो अति पिछड़ा रहे, उनको कांग्रेस ये संदेश देने में सफल रही कि नहीं, ये अभी फिलहाल जो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है, उसके साथ आपको रहने में राजनीतिक रूप से फायदा है, आपका राजनीतिक हित सुरक्षित है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ठीक है, कांग्रेस बहुत सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी और बहुत सीटें उसके पक्ष में नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से जो एक नैरेटिव बिल्डिंग में राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जो संविधान की किताब लेके वो घूम रहे थे, जो भारत जोड़ो यात्रा रही, तो मुझे नहीं लगता है कि, और मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है, और वो सभी वो प्रयोग करना चाहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सके। तमाम अटकलों के बावजूद उन्होंने मायावती के साथ प्रयोग किया, तमाम अटकलों के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ प्रयोग किया। तो कोई भी राजनेता एक सफल प्रयोग को क्यों पीछे छोड़ेगा, क्यों उसको डंप करेगा? कांग्रेस की ये कोशिश है, जिस प्रकार से कांग्रेस के दलित नेता मायावती से मिलने की कोशिश करते हैं,
कांग्रेस चाहती है कि मायावती भी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में आ जाए। अगर ये आ जाते हैं और ये अर्थमेटिक अगर केमिस्ट्री में बदल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत मुश्किल होगी। तो ऐसे में मुझे साफ लगता है कि ये कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से जो एक राष्ट्रवाद का जो की दृष्टि है, किस प्रकार से एक जो है जो सनातन की दृष्टि है, जो हिंदुत्व की दृष्टि है, उसको जातियों को आगे करके उसको तोड़ा जाए। और ये फॉर्मूला जो 2024 का फॉर्मूला है उसको दोहराने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी और वो किसी भी हद तक जाकर कांग्रेस के साथ वो समझौता करेंगे। जी, चले देखना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल हम पंचायत चुनावों की बात कर रहे थे जो फिलहाल तो नहीं हो रहे हैं और उसका बीच का एक रास्ता भी निकाला गया है। अब देखना होगा कि इसका कितना फर्क पड़ता है जिस स्ट्रैटेजी के साथ विधानसभा चुनावों के बाद अब ये पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में करवाए जाएंगे। देखना होगा उसका असर आगे क्या होता है। फिलहाल प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक कर ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए एमएच1 न्यूज।